ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है। संपादकीय पार्ट एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल जितने भी मिला करें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का समय, अभी आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी यूसीसी की बात की है और आप लोग भी समान नागरिक संहिता के बारे में सुनते रहते होंगे। देखिए, समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखिए, क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक जैसे हैं। कोई किसी को मारता है तो एक समान कानून लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से हो। लेकिन आप देखिए, जो सिविल कानून है ना, जैसे जाति की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, ये अलग अलग धर्मों में, जातियों में, समुदायों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते आए और इसी कड़ी में इस बार उन्होंने सेकुलर सिविल कोड का उल्लेख किया। संवैधानिक सिद्धांतों व उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसी संहिता बनाई जाए। उनका यह रेखांकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा कि वर्तमान में जो संहिता लागू है वह सांप्रदायिक प्रकृति की है। उनका संकेत 1955 में नेहरू सरकार के उन कानूनी सुधार की ओर था जिसने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदायों को तो अपने दायरे में ले लिया, मगर मुस्लिम सहित कुछ समुदायों को छोड़ दिया। और हिंदू पर्सनल कानून में परिवर्तन के पीछे नेहरू सरकार की मंशा इन कानूनों को संहिताबद्ध करने की थी। और जहां यह काम तेजी से हुआ, वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर नेहरू सरकार ने कदम पीछे खींच लिए और संविधान सभा से ही मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो दबाव बनाया, उसके आगे नेहरू सरकार ने समर्पण कर दिया। और आप देखते हैं कि समान संहिता की अनुपस्थिति से न्याय, समानता और बंधुत्व से जुड़े संवैधानिक मूल्य तिरोहित होते गए। यह नेहरू सरकार की भूल थी और यदि देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का अक्षुण्ण रखना है तो इस भूल को सुधारना होगा। मजहब के आधार पर हुए देश के रक्त रंजित विभाजन के बावजूद भारत ने पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र की राह चुनी। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं और भारतीय धरापन जन्मे धर्मों के अनुयायियों की सहमति थी। भारत पाकिस्तान की राय पर नहीं गया क्योंकि हिंदू धार्मिक राज्य में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन्होंने भारत में रहने को तरजीह दी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय ने, कि वे इन उदारवादी मूल्यों को आत्मसात करें और जिन्हें अपने मजहबी परंपराएं ज्यादा प्यारी थी, उनके लिए सरहद पार के नवसृजित इस्लामिक देश में जहां में जाने का विकल्प खुला हुआ था। भारत में इसे लेकर दिखाई गई हिचक का परिणाम यह निकला कि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में नहीं आ पाई और आखिरकार संवैधानिक राय पर चलने वाले एक पंथ निरपेक्ष देश में मजहबी कानून कैसे प्रभावी रह गए। इसके जवाब की जड़ें 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद, या आप देखिए 44, तब यह अनुच्छेद 35 था और आप देखते हैं कि पर हुई बहस में छिपी है। इसके विरोध की शुरुआत आप देखें, बहस के आरंभ करने वाले मोहम्मद इस्माइल साहब के वक्तव्य से ही हो गई और उन्होंने कहा कि इस पर्सनल कानून का पालन एक मूल अधिकार है। महमूद अली बेग साहिब बहादुर और बी पोकर साहब बहादुर ने उनसे सहमति जताई। पी पोकर साहब ने कहा कि यूसीसी एक दमनकारी प्रावधान है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुसैन इमाम और नजीरुद्दीन अहमद भी विरोध की इसी मुहिम में शामिल हो गए और इस प्रकार समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उस दिन जितने भी मुस्लिम सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने उसका विरोध किया और के एम मुंशी ने उनका प्रतिवाद किया। भारत में खोजा और कच्ची मेमन वर्ग में भारी असंतोष था। उन पर आप देखिए शरीयत कानून लागू थे। मुंशी ने पूछा तब अल्पसंख्यकों के अधिकार कहाँ थे। उनका आशय इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों से था जो शरीयत कानून को मानने पर मजबूर आप देखते थे। मुंशी ने कहा कि हम धर्म, पंथ को पर्सनल कानून से अलग करना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मामले विवाद, तलाक और उत्तराधिकार आदि धार्मिक न होकर नितांत पंथ निरपेक्ष कानून के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने अपने लिए संवैधानिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उनसे सहमत थे। उन्होंने कहा यदि कोई समुदाय स्वयं को समय के साथ बदलने के लिए तत्पर है तो वह बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ही है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने इस दावे को भी
की भी पोल खोली कि शरीयत कानून अपरिवर्तनीय होने के साथ ही पूरे भारत में एक समान है। उन्होंने ये याद दिलाया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में 1939 तक मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं थे। उत्तराधिकार आदि में वे हिंदू कानून का ही पालन करते थे। साथ ही 1937 में शरीयत कानून लागू होने से पहले तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बॉम्बे में हिंदू उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाता, तो मालाबार में मुसलमान हिंदू मात्र सत्तात्मक कानून का पालन करते थे। इसलिए उन्हें मुस्लिम सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करना पड़ा। स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में भारतीय नेतृत्व में जिस भीरुता का परिचय दिया, उसकी कीमत आप देखेंगे भारत की को आज भी आप देखते हैं कि चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसे मामलों में न्यायाधीश या आप देखिए ऐसे मामलों में न्यायाधीशों ने कहा कि जब देश के 80% से अधिक नागरिक पहले ही संहिताबद्ध पर्सनल कानून के दायरे में लाए जा चुके हैं, तो शेष अन्य को इससे बाहर रखने और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने के फैसले को स्थगित रखने का कोई उचित नहीं है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी भी उतनी ही समीचीन है। हिंदुओं के साथ साथ सिखों, बौद्धों, जैनियों ने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लिया, लेकिन कुछ अन्य समुदायों की ऐसी मंशा नहीं है। वह भी तब जब संविधान पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है। और इसलिए पीएम मोदी का कहना उपयुक्त है कि समय आ गया कि हम सेकुलर कोड यानी पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ें, और हमें सुनिश्चित करना होगा कि मजहबी भावनाएं संवैधानिक मूल्यों प्रावधानों की राय में अवरोध ना बने। जब भी मजहबी बातों और संविधान के बीच विकल्प चुनने की बात आए तो संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ इसी प्रकार का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण से झलकता है। भारत के संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। लेखक संवैधानिक मामलों के जानकार वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आपकी राय भी मायने रखती है। संकट के दौर से गुजरती भाजपा। देखिए, अब विपक्ष झूठे सच्चे विमर्श खड़ा करता है और सत्ता पक्ष प्रतिक्रिया सफाई देते हुए दिख जाता है। एक तो आप सभी जानते हैं कि क्या है कि 240 सीटें मिली हैं ना, गठबंधन की सरकार चला रही है बीजेपी, तो ये चिंता की बात तो रहती है। अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से पूछना पड़ता होगा कि भैया हम ये फैसला ले रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे या नहीं। तो ये पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहाँ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। जो आपको लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है तो पढ़ सकते हैं। जो जरूरी होते हैं उन्हें हम वैसे ही कवर कर लेते हैं। मोक्ष का मार्ग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कल्याण के दो प्रमुख मार्ग बताए जाते हैं। कल्याण से तात्पर्य सुख एवं अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं है। कल्याण का अर्थ है आत्मा के परम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ना। यह ध्यान रहे कि यहाँ यह कहा जा रहा है कि मुक्ति की ओर बढ़ना, ना कि मुक्ति प्राप्त कर लेना। मानव योनि में जन्म लेते ही कुछ कर्तव्य हमारे हिस्से आ जाते हैं। इन कर्तव्यों की पूर्ति में उत्साह एवं ऊर्जा के साथ प्रवृत्त होना, अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्हें पूर्ण करना और अच्छे से उनकी पूर्ति करना, कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की कर्मण्यता ना बरतना और अपने ही कल्याण को साधना। माँ जब अपनी संतानों की उदर पूर्ति के लिए तन मन के पूर्ण समर्पण के साथ भोजन बनाती हैं, तब उसे बदले में किसी भी प्रकार की प्रशंसा, परिश्रम या प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं होती है। वह अपना कर्म अपना दायित्व समझकर करती हैं। उसका उद्देश्य मात्र संतान की क्षुधा पूर्ति करना होता है। और आप देखते हैं कि इसी प्रकार सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म मन में किसी कामना या लालसा के बिना होने चाहिए, और कर्म संपादित करते समय पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहे। कर्म के बदले में यश धन नाम से जो कुछ भी मिले उसे पारितोषिक समझ लिया जाए। यदि एक भी ऐसा पवित्र लक्ष्य क्षण मिल जाए और जिसमें पात्र कर्तव्य की भावना से उत्पोत होकर कर्म किया गया, तो समझिए कि मोक्ष की राय मिल गई। वो कहते थे ना कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आज के समय में देखिए उल्टा हो चुका है। आजकल सबसे पहले फल देखा जाता है कि ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा, उसके बाद ही आप देखते हैं काम किया जाता है, और इसीलिए काम भी अधूरे रह जाते हैं। अब इससे नोट सकता है कि अभी मोक्ष चाहिए किसे? विकारों से ग्रस्त होकर मन में जो मालिन्यता समाहित हो जाती है, वह उत्साह पूर्वक किए गए कर्तव्य कर्म के वेग से थोड़ी सी धुल जाए तो एक पवित्रता का भाव आता है। वही परम आनंद है।
वही जीवन को सार्थक करने की एक झलक है। स्मरण रहे, याद रहे, अपना कल्याण साधने के प्रयास में हमें ही करने होंगे, और इसी देह के भीतर रहते हुए इसी देह की को साधन बनाकर करने होंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि क्या कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। घोटाला और जमानत। तो दिल्ली की जो बहुचर्चित शराब नीति घोटाले रहा है ना, जो कथित कहते हैं बहुत सारे लोग, झूठा कहते हैं बहुत सारे लोग, सच्चा कहते हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं। और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह यह प्रश्न करते हुए जमानत दी कि आखिर उनके विरुद्ध प्रमाण कहाँ है, और उससे सीबीआई ईडी को कटघरे में खड़ा दिखना स्वाभाविक है। और देखिए, कहते हैं ना कि आरोप किसी पर भी लग जाते हैं, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते हैं तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता है। ये याद रखिए, कानून यही कहता है। यहाँ अगर ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम लोग दिल्ली की, तो आप देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। या ठीक है कि उसने सीबीआई और ईडी से यह पूछा कि आखिर प्रमाण कहाँ है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने के कविता को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाई, उन्हें निर्देशित किया कि जमानत के दौरान वह गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की चेष्टा नहीं करेंगे। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन क्लीन चिट नहीं। समस्या है कि इस तरह के मामलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियां कुछ और ही ध्वनित करती हैं। कई बार अब ऐसी टिप्पणियां फैसलों का हिस्सा भी नहीं होती हैं। आखिर न्यायाधीश जो कहते हैं वह अपने फैसलों में लिखते क्यों नहीं है? ध्यान रहे कि कई बार उनकी मौखिक टिप्पणियों को आधार बनाकर जमानत पाने वाले नेता उनके समर्थक या माहौल बनाने लगते हैं कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जिस घपले घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया वह तो हुआ ही नहीं। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। के कविता, उनके उससे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में अंतिम फैसला आ चुका है। नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला यथाशीघ्र आए, इसके लिए जांच एजेंसियों को भी सक्रियता दिखानी होगी, अदालतों को भी। आवश्यक केवल यह नहीं है कि सीबीआई और ईडी यह स्पष्ट करे कि आखिर उन्हें बार बार ऐसे सवालों से क्यों दो चार होना पड़ता है कि प्रमाण कहाँ है। इसके साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना आवश्यक है कि ट्रायल शुरू होने में अनावश्यक देरी क्यों होती है। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया कितने लंबे समय से जेल में बंद थे, अभी तक। इसी तरह से सत्येंद्र जैन, आप देखते हैं कि जेल थोड़ी हुई, सजा थोड़ी हुई, तो ये जल्दी निपटारा होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं। सीबीआई ईडी भी घेरे में बनी रहती है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय ट्रायल में देरी का जो उल्लेख किया था वही के कविता मामले में भी किया। पता नहीं के कविता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐसा कहा, अभी राजनीतिक भ्रष्टाचार से तब तक प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता जब तक कि जांच एजेंसियां, अदालतें अपना काम तत्परता से नहीं करती हैं। और देखिए, राजनीति में हर पार्टी में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार, आपको नेता भ्रष्टाचारी देखने को मिल जाते हैं। वही आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, वही आप देख लेंगे कि कौन, मैं बात कर रहा हूं उनकी, एकनाथ शिंदे, या फिर आप देख लीजिए कि और भी जितने बहुत सारे लोग इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। अजीत पवार देख लीजिए आप लोग कि जब तक वो अलग थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता थे। अब वही पार्टी उनके साथ जुड़ गई तो अब वो क्लीन चिट मिल गई उन्हें। तो ये पहले भी होता रहा, कांग्रेस के समय में, बीजेपी के समय में भी हो रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि 1 पे 1 11 है। ज्यादा आपको नेताओं से नैतिकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सही जानकारी मिले तो बिहार के सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, जिससे पता चले कि वह जमीन उसकी है। सर्वे के संबंध में सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है, किंतु जमीन मालिकों के समक्ष कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर वे भ्रम में। भू लगान की रसीद दाखिल, खारिज, खातियान, ये बंटवारा, संयुक्त जमीन आदि को लेकर लोगों में संशय की स्थिति है। यह बात भी तेजी से प्रसारित हो रही है कि अगर अस्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तो वह जमीन सरकार की हो जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों के निवासियों के समक्ष मूल दस्तावेजों को लेकर काफी समस्याएं हैं और दियारा क्षेत्र के रैयत भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में जानकारी देने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। और इसका प्रचार प्रसार जरूरी है ताकि आमजन इसके प्रति जागरूक हो सकें। यह व्यवस्था भी होनी की जानी चाहिए कि आधिकारिक संख्या में लोग सर्वे के लिए आगे आए। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को भी इसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि इसके साथ ही साइबर कैफे पर भी निगरानी की आवश्यकता है। बकाया लगान पर जुर्माना के नाम पर पैसे ऐंठने की शिकायत भी काफी मिल रही हैं, जबकि सरकार का साफ कहना है कि बकाया भू लगान पर अर्थदंड का कोई प्रावधान नहीं है। अब भैया आप कहेंगे बिहार कहाँ है? देखिए ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, राजेंद्र अलेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खतरे में वन्य जीवों का अस्तित्व। तो हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOCD ने 30वीं विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। एक तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जब आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिएगा, निबंध लिखते हैं। और प्रीलिम्स में भी इस तरह की रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इससे पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2016 और 2020 में किया गया था। यह रिपोर्ट विश्व भर में वन्यजीव अपराधों की मौजूदा स्थिति, प्रवृत्तियों का एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से CITES वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों पर केंद्रित किया गया और जिनका अवैध व्यापार लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2021 की अवधि के दौरान वन्यजीव अपराध से 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। इनमें से 3250 प्रजातियों को संरक्षण के लिए पहले से ही CITES द्वारा सूचीबद्ध किया गया। इसका अर्थ है कि उनका संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये प्रजातियां पहले से ही खतरे में थी। इसके बावजूद वन्यजीव अपराधों से ने उनकी स्थिति को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया, जिससे उनकी संख्या में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। इन प्रजातियों पर अवैध शिकार, तस्करी, अन्य अपराधों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और चिंताजनक है कि वन्यजीव अपराध का दायरा दुनिया के 160 से भी अधिक देशों में फैल गया है। अवैध व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति, परिस्थिति तंत्र की खराब सेहत, जैव विविधता के ह्रास और आमजन को प्रकृति से मिलने वाले कई सामाजिक आर्थिक लाभों से वंचना के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2015 से 21 के बीच वन्यजीवों से संबंधित जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण करने का पता चलता है कि 7 वर्षों के दौरान कुल 1.3 करोड़ वस्तुएं जब्त की गईं और जिनका वजन 16,000 टन से भी अधिक आंका गया। इनमें आप देखिए गेंडा, पेंगोलिन, हाथी, मगरमच्छ, सांप, कछुआ जैसे जीव जंतुओं के विभिन्न अंगों के अलावा देवदार, शीशम, अगरवुड और नागफनी जैसे पेड़ पौधों भी प्रमुख रूप से जब्त किए गए। वन्यजीवों का अवैध व्यापार मुख्यतः भोजन, दवा, विलासिता की वस्तुओं के रूप में और उन्हें पालने के उद्देश्य से किया जाता है। वन्यजीवों के प्रति बढ़ते अपराध न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों SDG की प्राप्ति के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य है ना, 17, उन्हें जरूर आप लोग याद रखिएगा। वो भी प्रीलिम्स में काम आ जाते हैं, मुख्य परीक्षा में काम आ जाते हैं, निबंध लिख रहे होते तब भी आपको मदद मिल जाती है। वन्यजीव प्राकृतिक खजाने के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं बल्कि मानव जीवन और परिस्थिति तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पहले आप लोग MDG के बारे में सुने होंगे। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था, लेकिन लक्ष्यों की 1990 के स्तर पर गणना की गई थी। ये 2015 तक के लिए थे। इसके अंतर्गत 8 गोल थे और 18 टारगेट रखे गए थे। और अगर बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की, तो ये आप देखते हैं कि 17 विकास लक्ष्यों की बात हो रही है और इसमें गरीबी के सभी रूपों की पूरी विश्व से समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर और लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, गरीबी के लिए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना,
सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री साधनों का संरक्षण और उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि चरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। ये आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। ये सब कंठस्थ याद कर लिया करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए, ये नई शिक्षा नीति को लागू करने की राय में जो अड़चने हैं उनकी बातें हो रही हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा और ये पॉइंट नोट कर लिया करिएगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के क्रम में सरकार ने स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 के हिस्से के रूप में एनसीआर ऐप लॉन्च किया है, जो छात्रों को प्राथमिक से पीएचडी स्तर तक अपने क्रेडिट जमा करने की अनुमति देता है। और इस प्रणाली के तहत अकादमिक शिक्षण के लिए क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे। छात्र कक्षा शिक्षण, प्रयोगशालाएं, प्रयोगशालाकार परियोजनाओं, खेल, एनसीसी, सामाजिक कार्य और व्यवसायिक शिक्षा से क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। और एनसीआरएफ छात्रों को पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट जमा करने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी भी संस्थान या कार्यक्रम में नामांकित हो। सरल शब्दों में समझे तो किसी छात्र की शिक्षा इस ढांचे के अनुसार उसकी स्कूल में पहले दिन से पीएचडी या किसी भी चयनित स्तर तक का एक सूत्र में बन जाएगी। यह लचीलापन शिक्षार्थियों को उनकी रुचियों, कैरियर के लक्ष्यों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अपने शैक्षिक मार्ग को तय करने में सक्षम बनाएगा। और इसके द्वारा किसी भी पृष्ठभूमि और आयु समूह के छात्र कभी भी कोई कौशल को सीख सकते हैं और कोई भी कहीं से भी सीखे हुए क्रेडिट एबीसी के पोर्टल पर जमा होते जाएंगे। एनसीआरएफ और एबीसी दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, परंतु मात्र लागू भर कर देने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि संस्थान इसे सही तरीके से लागू कर पाएंगे। उसके अनेक कारण भी हैं और सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा शिक्षा तंत्र ऐसे रचा ही नहीं गया और भारतीय शिक्षा ढांचा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के आसपास गढ़ा गया, और जिसमें आप देखिए शैक्षणिक यात्रा को तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है। देश व्यवस्था को किस तरह के व्यक्तिगत निर्माण की जरूरत है, इसके लिए किस तरह के पाठ्यक्रम का गठन हो, किस तरह के गुणों को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए जो व्यक्तित्व निर्माण की ओर काम करे। और इसके लिए आप देखिए शिक्षकों का पाठ्यक्रम निर्माण में प्रशिक्षण होना चाहिए, परंतु हमारी व्यवस्था में उच्च शिक्षा में शिक्षण के लिए किसी विषय के गहन अध्ययन की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम संरचना पर प्रशिक्षण नहीं होता है। एनसीआरएफ इस बारे में दिशा निर्देश देता है कि किसी कोर्स के लिए कितने क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। यह कौशल पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए क्रेडिट निर्धारित करता है। हालांकि किसी छात्र के पूर्व शिक्षण को समझना, उसे किसी विशेष विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ मैप करना और फिर क्रेडिट को स्वीकार करना या स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि कोई विश्वविद्यालय किसी छात्र के क्रेडिट को स्वीकार नहीं करता है तो उसे यह बताना होगा कि क्रेडिट क्यों स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। एनसीआरएफ और एबीसी पर चर्चा में क्रियान्वयन के बारे में स्पष्टता का अभाव है। अन्य शैक्षणिक संस्थानों से स्थानांतरण लेने वाले व्यक्तिगत छात्रों के पाठ्यक्रम क्रेडिट को मैप करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। खासकर भारतीय शिक्षण संस्थानों में यह चुनौतीपूर्ण होगा। और आप देखिए चुनौतियां इसको लागू कर पाने वाले वर्कफोर्स को तैयार करने की है। भारतीय संस्थानों में ऐसी संरचनाएं नहीं है, ना ही उनको तैयार करने का वाले प्रशिक्षण संस्थान है। भारत में आप देखिए आज भी जहां उच्च शिक्षण संस्थानों में 25 से 40% शिक्षकों के पद रिक्त हैं और निजी उच्च शिक्षण संस्थान में 50% शिक्षक अत्यधिक शिक्षक भार से तनाव में रहते हैं, वहां के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा।
और पश्चिम में सफलता का कारण ये आप देखते हैं कि इसके विपरीत पश्चिमी शिक्षण संस्थानों का ढांचा अलग होता है। पश्चिमी संस्थानों में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम मानचित्रण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्तियों वाले समर्पित अनुभाग है, और वहाँ ऐसे अनुभवों का व्यवस्थित किया जाता है जिनका कार्य व्यक्तिगत मानचित्रण का निर्माण करना और आप देखिए होता है, और वहाँ पाठ्यक्रम को बनाने वाले कौशल से समृद्ध पूरे समूह का गठन किया जाता है। एनसीआरएफ के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा का स्वामित्व लेने, स्वनिर्देशित सीखने और व्यक्तिगत विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर है। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि कोई भी छात्र स्वयं से बाजार में हो रहे बदलाव, स्वयं की प्रतिभाओं एवं अलग अलग कोर्स का सामंजस्य बैठाने जैसे निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है। उसके लिए अलग तरह के समूह की आवश्यकता होगी जो छात्रों को परामर्श दे सके, और इसी तरह के कौशल वाले लोगों को तैयार करना भी जरूरी है, यानी जो यह समझ रखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के कार्यों की, या आप देखते हैं कि कार्यों की आवश्यकता होगी, उसके लिए किस तरह की कार्यशैली वाले कोर्स करने चाहिए। साथ ही किसी छात्र की व्यक्तिगत रुचि और प्रतिभा के अनुरूप उसका मार्गदर्शन कर सकें, और लिहाजा मैं ऐसे शिक्षकों को तैयार करना होगा जो पाठ्यक्रम के गहन अध्ययन की समझ रखते हो। पाठ्यक्रम संरचना, निर्देशात्मक प्रणाली, शैक्षणिक परामर्श जैसे विषयों से स्नातकोत्तर हो। पश्चिम के विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था है। एनईपी के अंतर्गत जो अध्यापक शिक्षण के कार्यक्रम में बदलाव हो रहे हैं और इसमें हो रहे हैं उसमें इस तरह की डिग्री को स्थान मिलना आवश्यक है। इस तरह के स्नातकोत्तर करने वाले लोग उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे जो अलग संस्थानों से क्रेडिट लेने वाले छात्रों के मानकों की जांच कर सकेंगे और उनके स्थानांतरण को सफलता से क्रियान्वित भी कर पाएंगे। और देखिए, पूर्ण साक्षरता से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये आप देखेंगे भारत में साक्षरता शक्ति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। साक्षरता व्यक्ति के भीतर मुक्त सोच को जन्म देता है। आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास कल्याण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आत्मसम्मान, लोक सशक्तिकरण और सुशासन भी इसमें निहित है। गौरतलब है कि सुशासन एक जन केंद्रित, संवेदनशील और लोक कल्याणकारी भावनाओं से युक्त एक ऐसी व्यवस्था है जिसके दोनों छोर पर केवल व्यक्ति ही होता है। यह एक ऐसी लोक प्रवर्धित अवधारणा है जहां से सामाजिक आर्थिक उत्थान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। बदले दौर के अनुपात में सरकार की नीतियों और जन अपेक्षाएं भी बदली हैं। बावजूद इसके पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है जब देश निरक्षरता से मुक्त होगा, तब वहीं कहीं विकसित भारत की समावेशी बुनियाद मजबूत होगी। भारत में साक्षरता सामाजिक आर्थिक प्रगति की कुंजी है और सुशासन का पूरा परिप्रेक्ष्य भी इसी अवधारणा से युक्त है। और आप देखते हैं कि जाहिर है कि साक्षरता और सुशासन का गहरा संबंध है जो विकसित भारत के लिए मजबूत राह बन सकता है। बिना शिक्षित समाज के सुशासन के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। साक्षरता से जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है और जिससे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़त मिल सकती है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1966 में यूनेस्को ने आरंभ किया और जिसका उद्देश्य 1990 में किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति निरक्षर ना रहे। परंतु हालिया स्थिति यह है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महज 74% ही साक्षरता है। और हमारे देश में आप देखिए साक्षरता की बड़ी अजब गजब परिभाषा रखी गई है। जो पढ़ लिख लेता है वो साक्षर है। आप समझ रहे हैं? यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा। और यूनेस्को की जब शिक्षा व्यवस्था पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो इस रिपोर्ट का भी उल्लेख कर लिया करिएगा। देखिए, अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2017-18 में साक्षरता का सर्वेक्षण 77.7% बताया। इतना ही नहीं, साक्षरता दर में व्यापक लैंगिक असमानता भी है। और आप देखिए, आसान शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान हो और तथा पढ़ने लिखने में सक्षम हो, वह सरकार की नीतियों, बैंकिंग व्यवस्था, खेत खलिहानों से जुड़ी जानकारी, व्यवसाय व कारोबार से जुड़े उतार चढ़ाव, साथ ही अन्य तमाम से संलग्न होना सरल हो जाएगा। और आप देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए बीते वर्ष पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत भी की। और इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक देश में साक्षरता दर 100% तक प्राप्त करना है। और साथ ही आप देखिए, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति जनजाति सहित दूसरे वंचित समूहों के बीच शिक्षा को लेकर अलग जगाना है। बहरहाल, भारत के समक्ष राष्ट्रीय साक्षरता दर को 100% तक ले जाने के अतिरिक्त स्त्री पुरुष साक्षरता की खाई को पाटना भी एक आंतरिक चुनौती है। और सुशासन के निहित परिप्रेक्ष्य में यह विचारधारा स्थान लेती है कि साक्षरता कई समस्याओं का हल भी है। यह बात और है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद देश में यह
देश में यह खरा नहीं उतरा, परंतु वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद जिस तरह तकनीकी बदलाव देश में आए, उसमें साक्षरता के कई आयाम भी प्रस्फुटित हुए। मसलन अक्षर साक्षरता के अलावा तकनीकी साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, अधिकारों को जानने के लिए प्रति जागरूकता समेत कई ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जो जनता के लिए न केवल जरूरी हैं बल्कि इससे उसी में उनका लाभ भी नहीं थे। उपयुक्त संदर्भ के अलावा भी ऐसे कई बिंदु हैं जो साक्षरता जागरूकता के चलते एक अच्छी आदत और जीवन में मदद मिल सकती है। फलस्वरूप विकसित भारत का सपना तरुणाई ले रहा है और उसे भी 2047 तक मुकाम मिलेगा, जो टूक यह भी है कि संपूर्ण साक्षरता और जागरूकता के बिना विकसित भारत का अब सपना स्वयं में अधूरा है। देखिए, एक बात आप खुद जानते हैं कि कोई भी कानून लाते हैं, नियम बनाते हैं, मैं कहता हूं कि उससे जरूरी है कि साक्षरता बढ़ाई जाए। अब आप देखिए, जनसंख्या को रोकने के लिए नियम कानूनों की बात कर रहे हैं लोग कि एक नियम, कठोर कानून आना चाहिए, नियम आना चाहिए। अरे भैया, साक्षरता बढ़ाओगे, आप देखें पढ़े लिखे होंगे लोग तो वैसे भी कम बच्चे पैदा करेंगे, जितने की वो बेहतर देखभाल करेंगे उतना ही। पहले के समय में देख लीजिए 7-7, 8-8, 10-10 होते थे। आज आप देखिए परिवार 1-2 मेंबर बच्चे पैदा करता है। और आप देखिए, क्योंकि वो समझता है कि किस तरह से आज के समय में महंगाई हो रही है और बच्चों को कितनी शिक्षा देना जरूरी है, वो भली एक हो। ये आप देखिए, जो काम के रहते हैं उन्हें तो देख लेते हैं, बाकी राजनीति से प्रेरित रहते हैं बहुत सारे, तो उन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है उसकी कहानी खत्म होती है। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी, या देश भर से जो आप देखते हैं कि भय बना हुआ है स्त्रियों में, जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और मैं आपको बताऊं ना, हम विश्व गुरु बनने की बात करें, विकसित भारत बनने की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, कुछ भी करें, ये सब फिजूल की बातें लगती हैं जब इस तरह की खबरें हम लोग पढ़ते हैं। तो भय के वातावरण में जीती स्त्रियां, और आप देखते हैं कि जब तक इन सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, मैं कहता हूं कि हम लोग शर्म से कहिए कि हम लोग इंसान हो ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए, हमारे समय की का पीड़ादायी सच ये है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुछ से सोच का घेरा स्कूल कॉलेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। और कैसी विडंबना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लाडलियां शोषण का शिकार हो रही हैं। मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जिंद जिले के गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता, महाराष्ट्र के बदलापुर में यूं घटनाएं हमारे समाज में स्त्री के देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं। ये घटनाएं दिशाहीन सोच की ऐसी बर्बरता की बानगी हैं जिसमें अपराधी शारीरिक शोषण के बाद स्त्री देह को छत विक्षत करने से भी नहीं चूकते हैं। हरियाणा के जिंद जिले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला, जिस पर यौन हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे। और आप लोगों को बताऊं, जिन्हें हम रक्षक समझ रहे हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। आप सोचिए, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य रहता है। हम शिक्षक को आप देखते हैं कि हमारे शिक्षक किस तरह के हुआ करते थे, माँ बाप से ज्यादा हमारा ख्याल रखते थे, हमारे किस तरह के संस्कार होना चाहिए। आज के शिक्षकों के हाल देख लीजिए, आज के शिक्षकों की कहानी पढ़िए आप लोग। गौरतलब है कि जिंद में 4वीं कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का नया भवन दिखाने के बहाने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद डरा धमकाकर उसे घर भेज दिया। बच्ची ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल उससे पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है और जिससे वह काफी परेशान थी। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जांच से पता चला कि उसे बहुत बुरी तरह और बर्बरता से मारा पीटा भी गया। और आप देखिए, अब इन घटनाओं का गुस्सा शांत ही भी ना हुआ। महाराष्ट्र के बदलापुर में करीब 4-5 वर्ष की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक हालात और स्त्री देह के प्रति कुत्सित सोच का पर्दाफाश करती हैं। और कैसी विडंबना है कि 4 वर्ष की या फिर 4वीं कक्षा की छात्रा हो या फिर चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। और कुत्सित मानसिकता के चलते एक बेटी का जीवन ही छिन गया और दूसरी बच्चियों का मन सदा के लिए भय और वेदना से भर गया। और सवाल है कि आखिर हमारे परिवेश में क्या बदला है। आज भी आप देखिए, स्कूल कॉलेजों से लेकर समाज के हर हिस्से तक बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में
96% बड़ी हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक समानता के लिए जद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन जब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है तो भविष्य की रूपरेखा कैसे होगी। इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति को आंकने, समझने और स्वीकार करने की सोच से नदारत है। बहुत से लोगों ने में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आ पाई है। ये आप लोग वहां आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, बता सकते हैं आप लोग। शिक्षा, जब महिलाओं के साथ असमानता की बात हो रही होगी, शिक्षा और सजगता के बावजूद बेटियों के शोषण के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मासूम बच्चियों हों या फिर कामकाजी महिलाएं भर के घेरे में जीने को विवश हैं। यहाँ तक कि तकनीक की तरक्की से मिली सुविधाओं में भी शोषण का हथियार बन रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए भाई, ये तो वो घटनाएं जो हमारे सामने आती, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाज के सामने FIR ही नहीं होती है, सामने ही नहीं आ पाते आंकड़े। हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाओं और लड़कियां हर समय हर जगह एक डर से जूझती हैं, सिमटी सहमी जिंदगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर, जींद जैसे घटनाएं इस डर को और विस्तार, आप देखते हैं कि विस्तार देती हैं। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाओं तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती ही है। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे ताने बाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है भी कि शोषण के दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शिथिलता भी देखने को मिलती है। गौरतलब है कि करीब 6 वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश में महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया। इसे समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाग है, और जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर फोरेंसिक विज्ञान, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए एक सहायक व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। बावजूद इसके न्यायिक शिथिलता जारी है और बहुत से, आप देखिए, मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। दुर्दांत अपराधी भी कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकट हैं जिनमें व्यवस्था के ढुलमुल रवैये का लाभ उठाकर छोटे अपराधी फिर से बर्बर अपराध कर देते हैं। ऐसे हालात सामाजिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता के भाव को भी ठेस पहुंचाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। अकादमिक और कामकाजी मोर्चे पर स्वयं को साबित करने में जुटी बेटियों और महिलाओं के पांवों की बेड़ी बंदे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में पिछले वर्ष के मुकाबले आपराधिक घटनाओं में आई 0.56% की मामूली गिरावट के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में 1.1%, अपहरण की घटनाओं में 5.1% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अपराध दर वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार शामिल हैं। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या है। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक खुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज कराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हैं। स्कूल की बच्चियां हो या फिर कामकाजी महिलाएं, मन जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पा रहे हैं। और हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित व्यक्ति के स्वतंत्रता सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है। और आप देखिए कि डॉक्टर को हमारे धरती का भगवान कहा जाता है, उसके साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो ये चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा जरूरी है, जागरूकता जरूरी है और संस्कार जरूरी है, और इंसानियत, मानवता भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई की खूब बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ भूलते जा रहे हैं हम लोग, हैवान दरिंदे बनते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के जो संपादकीय पाठ है, इसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।